सरकारी नौकरी में करियर का रास्ता ज्यादातर लोगों को एक सीधी साधी सीढ़ी जैसा लगता है, पर असल में इस सीढ़ी के कुछ ऐसे नियम हैं जो दिखते नहीं हैं। तो आज हम इन्हीं अनदेखे नियमों की परतें खोलेंगे जो ये तय करते हैं कि सरकार के अंदर कौन, कब और कैसे आगे बढ़ता है। तो सवाल यही उठता है कि इतनी बड़ी नौकरशाही, मतलब ये पूरा सिस्टम हजारों लोगों का करियर बिना किसी भेदभाव के मैनेज कैसे करता है? इसका जवाब छिपा है नियमों के एक ब्लूप्रिंट में, जो किसी भी अधिकारी के पहले दिन से लेकर रिटायरमेंट तक का पूरा रास्ता तय करता है। सोच और टीम वर्क की अहमियत। चलिए बातें उन नियमों पर जिनका जिक्र बार बार हो रहा था। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा सेवा की सामान्य शर्तें, नियम 1961। ये नियम तो 1961 के हैं, यानी मध्य प्रदेश के समय के। तो फिर नाम में छत्तीसगढ़ कैसे जुड़ा, और क्या ये आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं? ये सवाल बहुत जरूरी है और कई लोगों के मन में आता है। बात यह है कि ये नियम मूल रूप से मध्य प्रदेश सिविल सेवा सेवा की सामान्य शर्तें नियम 1961 ही थे। जब साल 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य बना तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 लागू हुआ। उसकी धारा 78 में ये लिखा था कि पुराने मध्य प्रदेश के सारे कानून और नियम नए छत्तीसगढ़ राज्य में भी तब तक लागू रहेंगे जब तक उन्हें बदला न जाए। अच्छा, तो मतलब पुराने नियम जस के तस चलते रहे? नहीं, पूरी तरह नहीं। उसी कानून की धारा 79 ने छत्तीसगढ़ सरकार को ये अधिकार दिया कि वो राज्य बनने के 2 साल के अंदर इन पुराने नियमों को जरूरत के हिसाब से बदल सकती है या अनुकूलित यानी अडैप्ट कर सकती है। तो छत्तीसगढ़ के सामान्य प्रशासन विभाग ने एक अनुकूलन आदेश एडेप्टेशन ऑर्डर जारी किया। ओके। इस आदेश में बस इतना कहा गया कि जहां जहां इन नियमों में मध्य प्रदेश लिखा है उसे छत्तीसगढ़ पढ़ा जाए। इसी वजह से भले ही साल 1961 लिखा हो, ये नियम अब छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम कहलाते हैं। ये दिलचस्प है कि सिर्फ नाम बदलकर काम चल गया। लेकिन क्या ये नियम वाकई कानून का दर्जा रखते हैं, या ये सिर्फ ऑफिस के अंदरूनी दिशा निर्देश जैसे हैं? नहीं, ये सिर्फ दिशा निर्देश नहीं है। इन्हें बाकायदा कानून या विधि का बल प्राप्त है। इनका आधार है हमारे संविधान का अनुच्छेद 309। आर्टिकल 309। हाँ, अनुच्छेद 309। ये अनुच्छेद राज्य की विधानसभा को सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तों के बारे में नियम बनाने का अधिकार देता है। लेकिन इसी अनुच्छेद में ये भी लिखा है कि जब तक विधानसभा ऐसे नियम नहीं बनाती, तब तक राज्य के राज्यपाल या उनके द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति भी ये नियम बना सकते हैं। ये 1961 वाले नियम राज्यपाल के नाम से और उनके आदेश से ही जारी हुए थे। अच्छा। क्योंकि ये शक्ति सीधे संविधान से मिली है, इसलिए इन नियमों को कानून माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई फैसलों में इस बात की पुष्टि की है। ये जानना महत्वपूर्ण है कि ये नियम संवैधानिक आधार रखते हैं। अच्छा, इन्हें सिविल सेवा नियम क्यों कहते हैं? क्या इसका कोई खास मतलब है? हाँ, स्रोत में ये भी स्पष्ट किया गया था। संविधान में मुख्य रूप से 2 तरह की सरकारी सेवाओं का जिक्र है। एक रक्षा सेवाएं यानी सेना वगैरह। हाँ, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। बिल्कुल। और दूसरी सिविल सेवाएं, सिविल सर्विसेज। केंद्रीय या राज्य सरकार के अधीन काम करने वाले वो सभी कर्मचारी जो रक्षा सेवाओं में नहीं है, चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक, तकनीकी रूप से सिविल सेवक कहलाते हैं। ओह, मतलब सभी? हाँ, लगभग सभी। इसीलिए इन नियमों को सिविल सेवा नियम कहा जाता है और ये लगभग सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू होते हैं। ठीक है। स्रोत में कुछ जल्दी सवाल जवाब भी थे, जैसे सरकारी कर्मचारियों को अलग अलग श्रेणियों में कैसे बांटा जाता है, क्लास 1, 2, 3, 4। हाँ, सरकारी कर्मचारियों का वर्गीकरण क्लास 1, 2, 3, 4 इन्हीं 1961 के नियमों और एक और नियम है, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियम 1966, उसके तहत होता है। और किसी को कैसे पता चलता है कि कोई खास पद, मान लीजिए असिस्टेंट इंजीनियर या लेक्चरर, किस श्रेणी में आता है? यह जानकारी उस पद के लिए बने भर्ती नियमों, रिक्रूटमेंट रूल्स में लिखी होती है। हर पद के लिए भर्ती नियम बनते हैं जिनमें पद का नाम, वेतनमान और उसकी श्रेणी मतलब क्लास स्पष्ट रूप से बताई जाती है। श्रेणी अक्सर वेतनमान या पे ग्रेड पर आधारित होती है। और नियुक्ति कौन करता है, मतलब अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन होता है? क्या ये हमेशा सरकारी होती है? देखिए, वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के मुताबिक क्लास 1 और क्लास 2 के पदों के लिए अपॉइंटिंग अथॉरिटी राज्य सरकार होती है।
लेकिन क्लास 3 और क्लास 4 के कर्मचारियों के लिए अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन होगा, ये उनके अपने अपने भर्ती नियमों में लिखा होता है। वो कोई विभागाध्यक्ष या कोई और अधिकारी भी हो सकता है। स्रोत में अधिकारी और प्राधिकारी, ऑफिसर वर्सेस अथॉरिटी, और सेवा और पद, सर्विस वर्सेस पोस्ट के बीच के बारीक फर्क पर भी बात हुई थी। ये शब्द अक्सर सुनने में आते हैं। हाँ, ये छोटे छोटे फर्क महत्वपूर्ण हैं। प्राधिकारी एक ज्यादा व्यापक शब्द है। ये वो व्यक्ति या संस्था है जिसे किसी कानून या नियम के तहत कोई शक्ति या अधिकार मिला हो। अच्छा। ये एक व्यक्ति भी हो सकता है, जैसे डिप्टी डायरेक्टर, या एक कानूनी इकाई जैसे सरकार। अच्छा। जबकि अधिकारी आमतौर पर एक व्यक्ति होता है जिसे सरकारी आदेशों या मैनुअल के तहत कुछ करने का अधिकार मिला हो। अथॉरिटी ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अथॉरिटी बड़ा है ऑफिस से। और सर्विस और पोस्ट में इसी तरह सेवा एक जैसे कई पदों का समूह होता है, जैसे राज्य प्रशासकीय सेवा या राज्य पुलिस सेवा, एक कैडर जैसा। जबकि पद एक अकेली पोजीशन होती है, एक वैकेंसी समझिए। ये पद या तो किसी सेवा का हिस्सा हो सकता है या फिर एक स्वतंत्र पद भी हो सकता है जिसकी कोई औपचारिक सेवा न बनी हो। ये स्पष्टीकरण वाकई काम के हैं, क्योंकि ये शब्द बार बार इस्तेमाल होते हैं। चलिए बातें हैं भर्ती की प्रक्रिया पर। इन सिविल सेवाओं में कोई कैसे शामिल होता है, क्या शर्तें हैं और कौन सी बातें किसी को अयोग्य बना सकती हैं? भर्ती और नियुक्ति की मुख्य शर्तें नियमों में बताई गई हैं। उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र निर्धारित सीमा के अंदर होनी चाहिए, जो हर पद के लिए अलग अलग हो सकती है। उसके पास जरूरी शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, मेडिकल जांच में फिट होना चाहिए और पुलिस वेरिफिकेशन भी साफ होना चाहिए। और कौन सी बातें हैं जो किसी को नौकरी पाने से रोक सकती हैं? मतलब डिस्क्वालिफिकेशंस क्या हैं? नियमों में कुछ खास डिस्क्वालिफिकेशन बताई गई हैं, जैसे कोई ऐसा पुरुष जिसकी एक से ज्यादा पत्नियां जीवित हों। ओके। या कोई ऐसी महिला जिसने किसी ऐसे पुरुष से शादी की हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो, मतलब दूसरी पत्नी बनना। स्रोत में इसका तर्क ये दिया गया था कि ऐसे मामलों में व्यक्ति का ध्यान पारिवारिक झगड़ों में उलझ सकता है और वो सरकारी काम पर पूरा ध्यान नहीं दे पाएगा। ये तो दिलचस्प तर्क है। हाँ। और भी है, जैसे जिसने तय उम्र से पहले शादी कर ली हो, जो मेडिकल जांच में अनफिट पाया जाए, हालांकि कुछ शर्तों के साथ नियुक्ति हो सकती है इसमें, जिसका पुलिस वेरिफिकेशन ठीक ना हो, मतलब कोई आपराधिक रिकॉर्ड या सजा हो, या फिर जो महिलाओं के खिलाफ किसी अपराध का दोषी पाया गया हो। अगर मामला कोर्ट में चल रहा है तो भी नियुक्ति रोकी जा सकती है। ये तो हुई शर्तें और बाधाएं। अब भर्ती होती कैसे है? क्या तरीके हैं? मुख्य रूप से 3 तरीके बताए गए हैं नियम 7 में। पहला है सीधी भर्ती, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, यानी खुली प्रतियोगिता से। कॉम्पिटिटिव एग्जाम। हाँ, ये लिखित परीक्षा, इंटरव्यू या दोनों के जरिए हो सकती है। जैसे डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए परीक्षा और इंटरव्यू दोनों पास करने होते हैं। ये प्रक्रिया भर्ती नियमों में तय होती है। दूसरा है पदोन्नति, प्रमोशन, यानी जो लोग पहले से विभाग में निचले पद पर काम कर रहे हैं उन्हें तरक्की देकर ऊंचे पद पर लाना। ठीक है। कई पदों पर सीधी भर्ती और प्रमोशन दोनों से लोग आते हैं। किसका कितना कोटा होगा ये भी भर्ती नियमों में लिखा होता है। जैसे डिप्टी कलेक्टर के लिए 50% सीधी भर्ती, 50% प्रमोशन, ऐसा कुछ। और तीसरा तरीका है स्थानांतरण। कभी कभी किसी दूसरी सरकारी सेवा या पद पर काम कर रहे व्यक्ति को किसी खास सेवा या पद पर ट्रांसफर या मर्ज एब्जॉर्ब भी किया जा सकता है। इसमें लोक सेवा आयोग यानी पीएससी की भूमिका भी तो होती होगी। हाँ, बिल्कुल। पीएससी की भूमिका बहुत अहम है। संविधान का अनुच्छेद 320 कहता है कि भर्ती, प्रमोशन जैसे मामलों में सरकार पीएससी से सलाह लेगी। लेकिन इसी अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को ये शक्ति भी दी गई है कि वो नियम बनाकर कुछ पदों को पीएससी की सलाह के दायरे से बाहर रख सकते हैं। अच्छा, छूट भी मिल सकती है। हाँ, छत्तीसगढ़ में भी ऐसा एक रेगुलेशन है, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग कार्य परिसीमन रेगुलेशन। ये बताता है कि किन पदों के लिए पीएससी की प्रक्रिया जरूरी है और किन के लिए नहीं। तो भर्ती हो गई, इसके बाद क्या होता है? क्या कोई ट्रायल पीरियड होता है जिसे हम प्रोबेशन या परवीक्षा कहते हैं? हाँ, बिल्कुल। सीधी भर्ती से जो लोग आते हैं उनके लिए प्रोबेशन अवधि होती है। पहले ये 2 साल की हुआ करती थी, लेकिन अब नए मॉडल भर्ती नियमों के हिसाब से इसे सामान्यतः 3 साल कर दिया गया है। 3 साल। और जो लोग प्रमोशन से आते हैं उनके लिए भी कुछ ऐसा होता है? उनके लिए भी एक अवधि होती है, लेकिन उसे परवीक्षा नहीं बल्कि परीक्षण, ट्रायल अवधि कहते हैं। ये आमतौर पर 2 साल की होती है। परवीक्षा और परीक्षण अलग अलग शब्द हैं। हाँ, डायरेक्ट रिक्रूट्स के लिए प्रोबेशन,
प्रोमोटीज के लिए ट्रायल, और चाहे परिवीक्षा हो या परीक्षण, अगर जरूरत पड़े तो इसे 1 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए ठोस कारण बताने होते हैं। क्या इस परीक्षा या परीक्षण के दौरान कुछ और भी करना होता है, कोई परीक्षा वगैरह? हाँ, कई पदों के लिए ये जरूरी होता है कि इस अवधि के दौरान विभागीय परीक्षाएं पास की जाएं। ये जरूरत भी भर्ती नियमों या विभागीय आदेशों में लिखी होती है। ठीक है, तो भर्ती हुई, परीक्षा या परीक्षण अवधि भी पूरी हो गई, और अब अगला कदम होता है स्थायीकरण यानी कन्फर्मेशन, है ना? लेकिन स्रोत को सुनने पर ऐसा लगा कि ये प्रक्रिया जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं, कुछ पेच है इसमें। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। सैद्धांतिक रूप से तो यही होना चाहिए कि परिवीक्षा या परीक्षण अवधि सफलतापूर्वक पूरी हो जाए, विभागीय परीक्षा पास कर ली जाए, और अगर विभाग में स्थायी पद सब्सटैंटिव पोस्ट खाली हो तो स्थायीकरण का आदेश जारी कर दिया जाए। और अगर पद खाली ना हो तो एक सर्टिफिकेट जारी होना चाहिए कि ये व्यक्ति स्थायीकरण के योग्य है, और जैसे ही पद खाली होगा उसे स्थायी मान लिया जाएगा। ये नियम कहता है। लेकिन असलियत में क्या होता है? स्रोत में किसी बड़ी समस्या का जिक्र था। हाँ, और ये एक बहुत बड़ी और आम समस्या है कि स्थायीकरण के आदेश जारी होने में बहुत ज्यादा देरी होती है। कभी-कभी ये देरी सालों साल चलती है, और कुछ मामलों में तो लोग रिटायर हो जाते हैं और उनका स्थायीकरण आदेश कभी निकलता ही नहीं। क्या बात कर रहे हैं, रिटायर हो गया पर कंफर्म नहीं? हाँ, उन्होंने एक मेडिकल कॉलेज के डीन का बड़ा ही चौंकाने वाला उदाहरण दिया, जिनका सेवा काल में किसी भी पद पर कभी स्थायीकरण हुआ ही नहीं, जबकि वो प्रमोशन पाते पाते डीन और फिर डायरेक्टर तक बन गए थे। ये तो बड़ी अजीब बात है, डीन बन गए पर कंफर्म नहीं हुए। ऐसा कैसे संभव है? और अगर ये इतनी जरूरी प्रक्रिया है तो इसमें इतनी देरी क्यों होती है? इसका एक मुख्य कारण जो स्रोत में बताया गया वो ये है कि स्थायीकरण ना होने से प्रमोशन रुकता नहीं है, क्योंकि तरक्की के लिए स्थायी होना कानूनन अनिवार्य नहीं है, वरिष्ठता देखी जाती है। ओह, ये बात है। हाँ, इसलिए न तो कर्मचारी इसके लिए ज्यादा परेशान होता है, न ही दफ्तर इसे बहुत प्राथमिकता देते हैं। नतीजा ये होता है कि फाइलें पड़ी रहती हैं। इसे सिस्टम की सुस्ती या लापरवाही कहा गया। स्रोत में एक और आम गलतफहमी का जिक्र भी था। लोग अक्सर नियमितीकरण या परिवीक्षा समाप्ति, प्रोबेशन कंप्लीशन जैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है। नियमों में सही शब्द स्थायीकरण है। नियमितीकरण या परिवीक्षा समाप्ति नाम का कोई आदेश नियमों में प्रवेशित नहीं है, मतलब उसका प्रावधान नहीं है। तो ये गलत शब्द इस्तेमाल होते हैं। बिल्कुल, अक्सर दफ्तरों में भी लोग अनजाने में या लापरवाही में इन गलत शब्दों का प्रयोग कर देते हैं, जो दिखाता है कि नियमों की सही समझ नहीं है। आदेश या तो स्थायीकरण का होगा या फिर स्थायी पद ना होने पर स्थायीकरण हेतु पात्रता प्रमाण पत्र का। क्या सीधी भर्ती से आए कर्मचारी और प्रमोशन से आए कर्मचारी के स्थायीकरण की प्रक्रिया में कोई फर्क होता है? हाँ, कुछ महत्वपूर्ण फर्क है। पहला, वेतन वृद्धि, इंक्रीमेंट नहीं मिलता। जब स्थायीकरण होता है या सर्टिफिकेट मिलता है तब पिछला एरियर एक साथ मिलता है। अच्छा, एरियर मिलता है बाद में। हाँ, जबकि प्रमोशन वालों को परीक्षण अवधि के दौरान भी इंक्रीमेंट मिलता रहता है। हालांकि प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिफारिश की है कि सीधी भर्ती वालों को भी 3 साल पूरे होने पर इंक्रीमेंट दे देना चाहिए, भले ही स्थायीकरण आदेश में देरी हो। और क्या फर्क है? दूसरा, पीएससी समिति। प्रमोशन वालों के स्थायीकरण के लिए अगर वो पद पीएससी के दायरे में आता है तो पीएससी के सदस्य की अध्यक्षता वाली एक समिति की सिफारिश जरूरी होती है। सीधी भर्ती वालों के लिए ऐसी कोई जरूरत नहीं है। इस पर भी प्रशासनिक सुधार आयोग ने कहा है कि इस समिति की जरूरत को खत्म कर देना चाहिए ताकि प्रक्रिया तेज हो। एक और ब्यूरोक्रेटिक हर्डल जैसा लगता है। हाँ, कुछ वैसा ही। और तीसरा फर्क है विभागीय परीक्षा से छूट। प्रमोशन वालों को विभागीय परीक्षा से छूट मिल सकती है अगर प्रमोशन के समय उनकी उम्र 45 साल या उससे ज्यादा हो। सीधी भर्ती वालों के लिए ऐसा नहीं है। तो इस पूरी बातचीत को समेटे तो क्या समझ आता है? हमने शुरुआत की ट्रेनिंग के पीछे की सोच और टीम वर्क की अहमियत से, फिर 1961 के उन सेवा नियमों की कानूनी बारीकियों को देखा जो आज भी लागू हैं, भर्ती और परिवीक्षा की प्रक्रिया को समझा, और आखिर में स्थायीकरण के मुद्दे पर आए जहां नियम और हकीकत में काफी अंतर नजर आया। बिल्कुल, अगर मुख्य बातें दोहराएं तो पहला, सरकारी काम में सिर्फ किताबी ज्ञान या स्किल काफी नहीं, सही रवैया और हम की भावना मतलब टीम वर्क भी उतनी ही जरूरी है।
दूसरा, ये सिविल सेवा नियम सिर्फ ऑफिस के कागज नहीं बल्कि संविधान से शक्ति प्राप्त कानून है, इनका पालन जरूरी है। तीसरा, भर्ती और परिवीक्षा की एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें कई चरण और शर्तें शामिल हैं। और चौथा, स्थायीकरण, जो नियमों में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, वो व्यावहारिक रूप से अक्सर देरी और सिस्टम की सुस्ती का शिकार हो जाता है, जिसके परिणाम उतने गंभीर नहीं माने जाते जितने शायद होने चाहिए, क्योंकि प्रमोशन नहीं रुकता। सरकारी सेवाओं से जुड़े कई अहम पहलू मुझे दिखे। हाँ, काफी चीजें हैं उसमें। जैसे कि परिवीक्षा अवधि मतलब प्रोबेशन पीरियड, एक कन्फर्मेशन यानी स्थायीकरण की प्रक्रिया क्या है, सीनियरिटी लिस्ट जिसे वरीयता सूची कहते हैं, वो कैसे तैयार होती है, और प्रमोशन के आधार, वो भी बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल, प्रमोशन के आधार क्या हैं। तो हमारा मकसद यही है कि इन नियमों और प्रक्रियाओं के सार को समझें और ये भी देखें कि असल में मतलब प्रैक्टिकली इनका क्या मतलब निकलता है। सही बात है, नियम जानना एक बात है, उनका असर समझना दूसरी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं परिवीक्षा अवधि और उससे जुड़े वेतन की। जी। सामग्री में एक सवाल उठाया गया था कि पहले प्रोबेशन पूरा होने पर अगर स्थायीकरण में देरी होती थी तो शायद एरियर मिलने की बात थी। हाँ, पहले ऐसा होता था शायद। लेकिन अब जो सीधी भर्ती है उसमें शुरू के सालों में एक तय प्रतिशत स्टाइपेंड मिल रहा है, 70%, 80%, 90%। हाँ। तो क्या अब भी 3 साल बाद अगर न्यूनतम वेतन तय होता है तो कुछ बकाया मिलने की उम्मीद है? ये एक सवाल था। हाँ, ये एक काफी महत्वपूर्ण बदलाव है जिसका जिक्र है सामग्री में, और जैसा उसमें स्पष्ट किया गया, ये मामला देखिए वित्त विभाग का है, सामान्य प्रशासन विभाग का नहीं। अच्छा। हुआ ये है कि परिवीक्षा अवधि के वेतन को अब क्या कहते हैं, स्टाइपेंड का दर्जा दे दिया गया। ओके। पहले जो मूलभूत नियम 26 था वो शायद एरियर की गुंजाइश बनाता था अगर स्थायीकरण में देर हो, लेकिन लगता है वित्त विभाग या जीएडी ने इसमें कुछ संशोधन किए हैं, क्योंकि सामग्री के अनुसार अब इसे स्टाइपेंड माना जा रहा है। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि स्टाइपेंड माने जाने के कारण एरियर की जो पुरानी व्यवस्था या संभावना थी वो अब नहीं रही। बिल्कुल, सामग्री का इशारा तो यही है। स्टाइपेंड मॉडल में एरियर की गुंजाइश नहीं दिखती। ये एक तरह से परिवीक्षा अवधि के दौरान की जो वित्तीय व्यवस्था है उसको नया रूप देना है। हाँ। प्रशिक्षण में भी वक्ता ने इसे वित्त विभाग से जुड़ा मसला बताया था, जो शायद इसी बात की पुष्टि करता है कि ये एक पॉलिसी चेंज है। समझ गई। अच्छा, अब अगले बिंदु पर आते हैं, स्थायी और अस्थायी पदों के बीच का अंतर। जी। क्या आज के समय में इन दोनों में कोई बड़ा व्यवहारिक फर्क बचा है? सामग्री में इस पर भी चर्चा थी। देखिए, व्यवहारिक धरातल पर देखें तो जैसा सामग्री में भी कहा गया, अब ज्यादा अंतर नहीं रहा है। सच में? हाँ, दोनों ही मामलों में अगर किसी कर्मचारी को परिवीक्षा अवधि पूरी होने के बाद हटाना है ना, तो पूरी विभागीय जांच करनी ही होगी। अच्छा। हाँ, एक फर्क परिवीक्षा अवधि के दौरान जरूर है। वो क्या? अगर कोई कर्मचारी इस अवधि में संतोषजनक प्रदर्शन नहीं कर रहा तो उसे बिना विभागीय जांच के सिर्फ ये कहकर कि भाई आपने परिवीक्षा सफलतापूर्वक पूरी नहीं की, सेवा से हटाया जा सकता है। ओके, तो वो एक मुख्य अंतर बचा है बस। हाँ, प्रोबेशन पीरियड में। तो फिर ये जो स्थायीकरण यानी कन्फर्मेशन की पूरी प्रक्रिया है, उसका अब क्या महत्व रह गया है? सामग्री में तो यहाँ तक कहा गया कि ये लगभग अर्थहीन मतलब मीनिंगलेस हो गई है। न कर्मचारी इस पर ध्यान देते हैं, न ही सिस्टम। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? अजीब तो लगता है, पर इसके पीछे कुछ कारण हैं जो सामग्री में भी सामने आते हैं। देखिए, पहले स्थायी और अस्थायी होने के कुछ ठोस परिणाम होते थे। जैसे मान लीजिए, अस्थायी कर्मचारी को सरकारी लोन वगैरह आसानी से मिल जाते थे, अस्थायी को गारंटर चाहिए होता था। अच्छा, हाँ। लेकिन अब वो सब चीजें या तो खत्म हो गई हैं या बदल गई हैं। पदोन्नति भी अब इस बात पर नहीं रुकती कि कोई स्थायी हुआ है या नहीं। हाँ। इसी वजह से स्थायीकरण की प्रक्रिया पर किसी का ध्यान नहीं जाता, सब चलता रहता है। लेकिन फिर ये प्रक्रिया अभी भी मौजूद क्यों है अगर इसका कोई व्यावहारिक असर नहीं है? ये एक अच्छा सवाल है। सामग्री सीधे तौर पर इसका जवाब नहीं देती, पर इशारा ये करती है कि नियम अपनी जगह मौजूद हैं। ये भी कहा गया कि अगर किसी का स्थायीकरण परिवीक्षा के बाद नहीं होता और वो सेवा में बना रहता है तो कुछ सालों बाद, सामग्री में शायद 4 साल का जिक्र था। हाँ, शायद था। तो एक दूसरा नियम है सिविल सेवा अस्थायी एवं अर्धस्थायी सेवा नियम 1960, वो लागू हो सकता है, जिसके तहत उसे डीम्ड परमानेंट यानी स्थायी मान लिया जाता है। अच्छा, डीम्ड परमानेंट। हाँ, हालांकि पदोन्नत कर्मचारियों के लिए स्थिति थोड़ी अलग बताई गई है। उन्हें स्थायी न भी किया जाए तो भी वे पदोन्नत पद पर बने रहेंगे।
शायद ये प्रक्रिया कानूनी या ढांचागत वजहों से अभी भी बनी हुई है, भले ही उसका रोजमर्रा का असर खत्म हो गया हो। ये दिलचस्प है कि कैसे एक नियम जो कागज पर महत्वपूर्ण दिखता है, जमीन पर अपनी प्रासंगिकता खो देता है। बिल्कुल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं पद क्रम सूची यानी ग्रेडेशन लिस्ट पर। सामग्री में इस पर काफी विस्तार से बात हुई है। आखिर ये है क्या और इतनी जरूरी क्यों मानी जाती है? पदक्रम सूची या ग्रेडेशन लिस्ट, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, किसी भी सरकारी सेवा के हर कैडर या पद के लिए बनाई जाने वाली एक सूची है। हर पद के लिए? हाँ, हर पद के लिए। इसमें उस पद पर काम करने वाले सभी कर्मचारियों के नाम उनकी वरिष्ठता मतलब सीनियरिटी के क्रम में लिखे होते हैं। अच्छा। जैसे अगर किसी विभाग में असिस्टेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर जैसे अलग अलग पद हैं, तो हर पद की अपनी अलग ग्रेडेशन लिस्ट होगी। और अगर किसी सेवा में अलग अलग शाखाएं हैं, जैसे कॉलेज में विषयवार फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो उनकी भी अलग अलग सूचियां बनेंगी। ओके। इसका महत्व मुख्य रूप से पदोन्नति और कभी-कभी अन्य लाभों के लिए वरिष्ठता तय करने में होता है। प्रमोशन तो इसी के आधार पर होता है ना। और ये बनती कब है? सामग्री में इसके प्रकाशन को लेकर कुछ देरी की बात कही गई थी। क्या ये वाकई एक समस्या है? हाँ, सामग्री के अनुसार ये एक समस्या है। नियम तो कहता है कि ग्रेडेशन लिस्ट हर साल 1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार प्रकाशित होनी चाहिए। हर साल? हाँ, हर साल। लेकिन वक्ता ने बताया कि अक्सर विभागों की सुस्ती या क्या कहें लापरवाही के चलते इसमें 2-3 साल की देरी हो जाती है। प्रक्रिया यह है कि पहले एक अनंतिम मतलब प्रोविजनल सूची प्रकाशित होती है जी। फिर उस पर कर्मचारियों से अभ्यावेदन यानी रिप्रेजेंटेशंस मांगे जाते हैं। उन अभ्यावेदनों पर विचार करने के बाद अंतिम यानी फाइनल सूची प्रकाशित होती है। अब ये देरी कर्मचारियों के लिए अनिश्चितता पैदा कर सकती है, खासकर उनके लिए जो पदोन्नति के करीब हो। हाँ, ये तो है। लेकिन सामग्री में इसे बनाने की प्रक्रिया को तो काफी सरल बताया गया था। हाँ, बताया तो सरल था। फिर इतनी देरी क्यों होती है? क्या प्रक्रिया वाकई सरल है? प्रक्रिया सैद्धांतिक रूप से सरल है, जैसा सामग्री में बताया गया। मूल रूप से आपको पिछले साल की अंतिम सूची लेनी है। ठीक है। उसमें से कुछ नाम हटाने हैं और कुछ नए नाम जोड़ने हैं। हटाने वाले नाम कौन होंगे? हटाने वाले नाम वो जो रिटायर हो गए, जिनका निधन हो गया, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया और वो स्वीकृत हो गया, जिन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई, जैसे मूलभूत नियम 56 या पेंशन नियम 43 के तहत, या जिन्हें किसी दंड के फलस्वरूप सेवा से हटाया गया या पदच्युत किया गया। अच्छा। या किसी अन्य कारण से, जैसे कोर्ट का आदेश हो गया या जाति प्रमाण पत्र गलत पाया गया तो वो सेवा से बाहर हो गए, ये सब हटेंगे। और जोड़ने वाले नाम? जोड़ने वाले नामों में नई नियुक्तियों वाले लोग होंगे। सीधी भर्ती वाले? हाँ, सीधी भर्ती वाले। फिर पदोन्नति से उस पद पर आए लोग। दूसरी सेवाओं से स्थानांतरण द्वारा स्थायी रूप से शामिल मतलब एब्जॉर्ब हुए लोग। ओके। या फिर कोर्ट के आदेश से सेवा में वापस लिए गए लोग, जैसे जिनकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति रद्द हुई हो, या अन्य कारणों से वापस सेवा में लिए गए लोग शामिल हैं। ठीक है। सामग्री में वक्ता ने इस बात पर जोर दिया था कि अगर इन सभी हटाने और जोड़ने वाले आदेशों की एक कॉपी सीधी ग्रेडेशन लिस्ट बनाने वाले संबंधित कर्मचारी या शाखा को नियमित रूप से मिलती रहे, हाँ, तो ये काम बहुत तेजी से और आसानी से हो सकता है। पर होता नहीं है ऐसा। अक्सर होता यह है कि ये जानकारी बिखरी रहती है, उसे इकट्ठा करने में ही समय लग जाता है। यहीं पर सिस्टम की कमजोरी सामने आती है। यानी समस्या प्रक्रिया की जटिलता में नहीं, बल्कि सूचना के प्रवाह और समन्वय में है। बिल्कुल, कोऑर्डिनेशन की कमी। अच्छा, अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर। वरिष्ठता यानी सीनियरिटी तय कैसे होती है? सामग्री में नियम 12 का जिक्र था, इसका मूल सिद्धांत क्या है? हाँ, नियम 12 वरिष्ठता निर्धारण के मूल सिद्धांत बताता है। देखिए, सीधी भर्ती से आए कर्मचारियों की आपसी वरिष्ठता लोक सेवा आयोग या चयन समिति द्वारा बनाई गई चयन सूची मतलब सिलेक्शन लिस्ट के मेरिट क्रम के अनुसार होती है। मेरिट के हिसाब से? हाँ, यानी जो मेरिट में ऊपर है वो वरिष्ठ होगा। एक ही बैच के सभी लोग अपनी चयन सूची के क्रम में ही वरिष्ठ या कनिष्ठ होते हैं। सिंपल है। और पदोन्नति से आने वालों की? पदोन्नति से आने वालों की वरिष्ठता विभागीय पदोन्नति समिति यानी डीपीसी द्वारा बनाई गई चयन सूची के अनुसार तय होती है। ठीक है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि बाद की चयन सूची वाले हमेशा पहले की चयन सूची वालों से कनिष्ठ मतलब जूनियर माने जाते हैं। हमेशा? हाँ, यानी अगर 2022 बैच की डीपीसी से कोई पदोन्नत हुआ है तो वो 2023 बैच की डीपीसी से पदोन्नत हुए सभी लोगों से वरिष्ठ होगा, चाहे 2023 वाले का नाम उस बैच की मेरिट में ऊपर ही क्यों ना हो। अच्छा, पूरा का पूरा बैच एक साथ नीचे आता है। हाँ,
पूरा बैच एक यूनिट की तरह होता है। ये तो ठीक है, लेकिन अगर एक ही साल में सीधी भर्ती भी हुई हो और पदोन्नति भी, तब उनकी आपस में वरिष्ठता कैसे तय होगी? सामग्री में इसका भी जिक्र था। हाँ, ये एक आम स्थिति है, बहुत कॉमन है ये। हाँ, अगर एक ही कैलेंडर वर्ष में सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों से नियुक्तियां हुई हैं, तो उनकी आपसी वरिष्ठता उनके नियुक्ति आदेश जारी होने की तारीख से तय होगी। अपॉइंटमेंट ऑर्डर की डेट से। हाँ, जिस समूह का नियुक्ति आदेश पहले जारी हुआ वो पूरा बैच वरिष्ठ माना जाएगा। अच्छा। और अगर किसी संयोग से दोनों के आदेश एक ही तारीख को जारी होते हैं, हाँ, तो पदोन्नत होने वाले कर्मचारी सीधी भर्ती वालों से वरिष्ठ माना जाएंगे। उनका पूरा बैच ऊपर रहेगा। ओके, ये नियम है। जी, ये नियम 12 में स्पष्ट है। अच्छा, एक और स्थिति पे बात करते हैं। अगर किसी कर्मचारी की परिवीक्षा अवधि बढ़ा दी जाती है, तो क्या उसकी वरिष्ठता पर कोई असर पड़ता है? हाँ, असर पड़ सकता है। सामग्री के अनुसार जब किसी की परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाती है, तो नियुक्ति प्राधिकारी मतलब अपॉइंटिंग अथॉरिटी को यह तय करना होता है कि उस कर्मचारी की वरिष्ठता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये अथॉरिटी तय करेगी? हाँ, प्राधिकारी ये निर्णय ले सकता है कि उसकी वरिष्ठता वही रहेगी जो मूल चयन सूची में थी। ठीक है। या उसे उसी बैच में सबसे नीचे रख दिया जाएगा। या कुछ मामलों में उसे बाद के बैचों से भी कनिष्ठ माना जा सकता है। ये पूरी तरह से नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर निर्भर करता है। सामग्री में प्राधिकारी और अधिकारी के बीच एक सूक्ष्म अंतर भी बताया गया था। हाँ, मैंने भी नोट किया था। प्राधिकारी एक कानूनी इकाई होती है, जैसे सरकार या कोई नामित संस्था, जबकि अधिकारी आमतौर पर एक व्यक्ति होता है जो पद धारण करता है। अच्छा, ये स्पष्टीकरण जरूरी था। जी। और जो लोग ट्रांसफर होके दूसरी सेवा से आते हैं या जिनकी तदर्थ मतलब एडहॉक नियुक्ति हुई हो, उनकी वरिष्ठता का क्या होता है? सेवा में शामिल होते हैं, मतलब एब्जॉर्ब होते हैं। हाँ। वे उस समय तक उस सेवा की ग्रेडेशन लिस्ट में मौजूद सभी सीधी भर्ती या पदोन्नत कर्मचारियों से कनिष्ठ माने जाते हैं। सबसे नीचे। हाँ, उनकी वरिष्ठता उनके सम्मिलन यानी एब्जॉर्प्शन की तारीख से गिनी जाती है, भले ही वे पहले उस पद पर प्रतिनियुक्ति मतलब डेपुटेशन पर रहे हों। ठीक है। जहां तक तदर्थ यानी एडहॉक नियुक्ति का सवाल है, ऐसे व्यक्ति की वरिष्ठता सामान्यतः उसके नियमितीकरण मतलब रेगुलराइजेशन की तारीख से गिनी जाती है। रेगुलराइजेशन डेट से सामान्यतः हाँ, हालांकि सामग्री में एक अपवाद का भी जिक्र था। अगर एडहॉक नियुक्ति निर्धारित प्रक्रिया जैसे खुली प्रतियोगिता का पालन करके हुई हो और व्यक्ति लगातार सेवा में बना रहा हो, तो कुछ विशेष परिस्थितियों में उस एडहॉक सेवा की अवधि को वरिष्ठता के लिए गिना जा सकता है। अच्छा। लेकिन ये जटिल मामले हैं और इनमें सामान्य प्रशासन विभाग से मार्गदर्शन लेना बेहतर होता है, जैसा वक्ता ने भी कहा था। सही है। सामग्री में पीएससी की मेरिट लिस्ट और वेटिंग लिस्ट से आने वालों की वरिष्ठता पर भी एक प्रश्न था। मान लीजिए कोई वेटिंग लिस्ट से क्लियर होके आता है, तो उसकी सीनियरिटी कहाँ होगी? सामग्री के अनुसार इसका जवाब सीधा है। वेटिंग लिस्ट हमेशा मुख्य चयन सूची के बाद आती है। ओके। इसलिए वेटिंग लिस्ट से नियुक्त होने वाला व्यक्ति उसी वर्ष की मुख्य चयन सूची के सभी उम्मीदवारों से कनिष्ठ होगा, जूनियर होगा। अच्छा। उसका स्थान उसी भर्ती वर्ष की सूची में मुख्य सूची के अंतिम उम्मीदवार के ठीक नीचे होगा। ठीक है। आरक्षण और प्रवर्ग मतलब कैटेगरी के पहलू पर सामग्री में वक्ता ने ज्यादा विस्तार से नहीं बताया। हाँ, उन्होंने कहा था कि वो अलग विषय है। हाँ, क्योंकि ये खुद में एक जटिल विषय है और इसमें लगातार बदलाव होते रहते हैं। इस पर आरक्षण मामलों के विशेषज्ञ ही सही रोशनी डाल सकते हैं। मूल सिद्धांत यही है कि वेटिंग लिस्ट मुख्य लिस्ट के नीचे आती है। ठीक है। वरिष्ठता निर्धारण के ये पहलू काफी स्पष्ट हो गए। अब हम पदोन्नति के आधारों पर आते हैं। जी, प्रमोशन। सामग्री में 2 मुख्य तरीकों का जिक्र था, वरिष्ठता सह उपयुक्तता यानी सीनियरिटी कम सूटेबिलिटी और योग्यता सह वरिष्ठता यानी मेरिट कम सीनियरिटी। इनमें क्या अंतर है? ये दोनों पदोन्नति के मापदंड हैं, जो पदोन्नति नियम 2003 के नियम 4 में दिए गए हैं, जैसा कि सामग्री में बताया गया। नियम 4 में? हाँ, वरिष्ठता सह उपयुक्तता का सिद्धांत आमतौर पर निचले स्तर के पदों पर लागू होता है, जैसे चतुर्थ श्रेणी से लेकर प्रथम श्रेणी के निम्नतम पद तक। लोअर लेवल पोस्ट के लिए? हाँ, इसमें क्या होता है कि पदोन्नति के लिए जो न्यूनतम सेवा अवधि तय है, उसे पूरा कर चुके सभी पात्र मतलब एलिजिबल कर्मचारियों पर विचार किया जाता है। सभी पर? सभी पात्रों पर। उनकी योग्यता का आपस में कोई तुलनात्मक मूल्यांकन नहीं होता, कंपटीशन नहीं होता। अच्छा। विभागीय पदोन्नति समिति यानी डीपीसी सिर्फ ये देखती है कि कर्मचारी पदोन्नति के लिए उपयुक्त है मतलब फिट है या अनुपयुक्त है मतलब अनफिट है। उपयुक्त या अनुपयुक्त का आधार क्या होता है? इसके लिए डीपीसी कुछ मापदंड तय करती है, जैसे पिछले कुछ वर्षों की गोपनीय चरित्रावली,
CR या APR जिसे कहते हैं, हाँ, सेवा रिकॉर्ड, कोई दंड मिला है या नहीं, वगैरह वगैरह। ठीक है। जितने पद भरने होते हैं उतने उपयुक्त पाए गए कर्मचारियों को उनकी मौजूदा वरिष्ठता के क्रम में ऊपर से चुन लिया जाता है। मतलब सीनियरिटी के हिसाब से। हाँ, जो फिट पाए गए उनमें से सीनियरिटी के हिसाब से टॉप वालों को ले लिया, जो वरिष्ठता क्रम में नीचे हैं और उपयुक्त भी पाए गए लेकिन पद कम होने के कारण उनका नंबर नहीं आया, उन पर विचार ही नहीं होता। ओके। और जो अनुपयुक्त पाए जाते हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है, उन्हें प्रमोशन नहीं मिलता। और पदोन्नत होने के बाद भी इन कर्मचारियों की आपसी वरिष्ठता वही रहती है जो उनके मूल यानी फीडर कैडर में थी। समझ गई। तो इसमें मुख्य जोर वरिष्ठता पर है, बस ये देखना है कि व्यक्ति अनुपयुक्त ना हो। बिल्कुल। अब दूसरा तरीका योग्यता सह वरिष्ठता, मेरिट कम सीनियरिटी, ये कैसे काम करता है? ये तो सुनने में ही अलग लगता है। हाँ, ये अलग है और आमतौर पर उच्च पदों मतलब प्रथम श्रेणी के पदों पर पदोन्नति के लिए लागू होता है। हायर पोस्ट्स के लिए। हाँ, इसमें सबसे पहले एक विचारण क्षेत्र यानी जोन ऑफ कॉन्सिडरेशन तय होता है। जोन ऑफ कंसिडरेशन। हाँ, इसका फॉर्मूला नियम 7(1) में दिया गया है। जैसे एक पद खाली है तो वरिष्ठता सूची में शीर्ष 5 पात्र लोगों पर विचार होगा। 2 या अधिक पद हैं तो 2n+4 के फॉर्मूले से। अच्छा, एक दायरा तय होता है। हाँ, एक दायरा। इस जोन में आने वाले कर्मचारियों की योग्यता का तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाता है। कंपैरेटिव मेरिट देखी जाती है। अच्छा, यहाँ तुलना होती है। हाँ, BPC उनके रिकॉर्ड के आधार पर उन्हें अलग अलग श्रेणियों में बांटती है, जैसे उत्कृष्ट, बहुत अच्छा, अच्छा वगैरह। तो इसमें वरिष्ठता का क्या रोल रह जाता है अगर योग्यता का तुलनात्मक मूल्यांकन हो रहा है? यहाँ योग्यता को वरीयता दी जाती है, मेरिट पहले। मान लीजिए पदोन्नति के लिए बेंचमार्क बहुत अच्छा रखा गया है, ठीक है। तो अच्छा या उससे कम रेटिंग वालों को तो वैसे भी पदोन्नत नहीं किया जाएगा, वो बाहर हो गए। अब जो उत्कृष्ट और बहुत अच्छे वाले बचे, उनमें से पहले उत्कृष्ट वालों को चुना जाएगा। पहले आउटस्टैंडिंग वाले। हाँ, यानी अगर विचारण क्षेत्र में कोई कनिष्ठ मतलब जूनियर कर्मचारी उत्कृष्ट पाया गया और उससे वरिष्ठ कर्मचारी बहुत अच्छा पाया गया, तो उत्कृष्ट वाले कनिष्ठ को पहले पदोन्नति मिलेगी। अरे, मतलब जूनियर भी सीनियर से पहले प्रमोट हो सकता है। हाँ, अगर उसकी मेरिट रेटिंग उत्कृष्ट सीनियर की रेटिंग बहुत अच्छा से बेहतर है तो। अच्छा, तो उत्कृष्ट वाले सभी लोग चयन सूची में सबसे ऊपर आ जाएंगे। बिल्कुल। चयन सूची बनाते समय सभी उत्कृष्ट पाए गए कर्मचारियों को सबसे ऊपर रखा जाएगा। ठीक है। उनकी आपसी वरिष्ठता उनके फीडर कैडर की वरिष्ठता के अनुसार होगी। अच्छा, आपस में फिर सीनियरिटी। हाँ, आपस में। उनके नीचे बहुत अच्छा पाए गए कर्मचारियों को रखा जाएगा और उनकी भी आपसी वरिष्ठता उनके फीडर कैडर के अनुसार होगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ योग्यता, उत्कृष्ट, बहुत अच्छा, वरिष्ठता पर हावी हो जाती है, लेकिन एक ही योग्यता श्रेणी के भीतर वरिष्ठता फिर से महत्वपूर्ण हो जाती है। हाँ, समझ गए। इसीलिए इसे योग्यता सह वरिष्ठता कहते हैं। पहले योग्यता, फिर समान योग्यता वालों में वरिष्ठता। ये प्रक्रिया तो काफी डिटेल लगती है, खासकर जब लोक सेवा आयोग के माध्यम से पदोन्नति होती होगी। हाँ, होती है। सामग्री में सेवा भर्ती नियमों यानी सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स का भी जिक्र आया था। ये नियम क्या हैं और क्यों इतने महत्वपूर्ण हैं? हर विभाग में विभिन्न पदों के लिए, जैसे राजपत्रित अधिकारी, लिपिकीय कर्मचारी, कार्यपालिक कर्मचारी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, सेवा भर्ती नियम बनाए जाते हैं। हर तरह के पद के लिए? हाँ जी। कई बार ये नए बनाए जाते हैं, या अगर राज्य पुनर्गठन से पहले के नियम चले आ रहे हों, जैसे मध्य प्रदेश के समय के नियम थे, हाँ, तो उन्हें अनुकूलित किया जाता है, मतलब अडॉप्ट किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये नियम संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु मतलब प्रोविजो के तहत राज्यपाल द्वारा बनाए जाते हैं। अनुच्छेद 309? हाँ, इसका मतलब है कि इन्हें कानून मतलब लॉ का दर्जा प्राप्त है। अच्छा। यही कारण है कि इन नियमों के उल्लंघन को लेकर लोग सीधे उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। इन नियमों में मोटे तौर पर क्या-क्या बातें होती हैं? सामग्री में इसका अच्छा विवरण दिया गया था। आमतौर पर इनमें नियम का नाम होता है, परिभाषाएं होती हैं। ठीक है। ये नियम किस पर लागू होंगे? एप्लीकेबिलिटी, सेवा का ढांचा कैसा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सर्विस, पदों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, संख्या और वेतनमान क्या होगा। इसके लिए अक्सर एक अनुसूची यानी स्केड्यूल होती है। फिर भर्ती का तरीका क्या होगा, यानी कितने पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे, कितने पदोन्नति से, और क्या स्थानांतरण से भी कोई पद भरा जा सकता है, ये सब लिखा होता है। और नियुक्ति प्रक्रिया वगैरह? हाँ, बिल्कुल। सीधी भर्ती की प्रक्रिया, उसके लिए पात्रता यानी एलिजिबिलिटी और शर्तें, जैसे आयु, शैक्षणिक योग्यता आदि।
कौन लोग अपात्र यानी डिस्क्वालीफाइड होंगे, परीक्षा या चयन की प्रक्रिया क्या होगी, जी। पदोन्नति द्वारा नियुक्ति कैसे होगी। इसमें पदोन्नति नियमों और आरक्षण नियमों का हवाला होता है। पदोन्नति के लिए कौन पात्र होगा, हाँ। इसके लिए भी अनुसूची होती है जिसमें फीडर पद और अनुभव लिखा होता है। चयन सूची कैसे बनेगी और नियुक्ति के बाद परिवीक्षा या परीक्षण अवधि कितनी होगी, ये सब बातें नियमों में साफ साफ लिखी होती हैं। आपने अनुसूचियों यानी शेड्यूल्स का जिक्र किया, ये क्या काम करते हैं? अनुसूचियां इन नियमों का व्यावहारिक विवरण देती हैं, प्रैक्टिकल डिटेल्स। अच्छा। जैसे अनुसूची 1 में पदों के नाम, उनकी संख्या, उनका वर्गीकरण क्लास 1, 2, 3, 4 और उनका वेतनमान दिया होता है। ठीक है। अनुसूची 2 बताती है कि भर्ती का तरीका क्या होगा, सीधी भर्ती का कितना प्रतिशत, पदोन्नति का कितना प्रतिशत। अनुसूची 3 में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा, जरूरी शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं लिखी होती हैं। अच्छा। और अनुसूची 4 पदोन्नति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें बताया जाता है कि किस पद पर पदोन्नति के लिए फीडर पद कौन सा होगा, उस फीडर पद पर कितने साल का अनुभव चाहिए। हाँ। और पदोन्नति समिति यानी डीपीसी का गठन कैसे होगा, यानी उसमें कौन कौन सदस्य होंगे। तो पदोन्नति समिति यानी डीपीसी की संरचना भी इन्हीं नियमों में तय होती है। हाँ, ज्यादातर मामलों में सामग्री के अनुसार श्रेणी 1 और 2 के पदों के लिए कुछ उच्च पदों जैसे विभागाध्यक्षों को छोड़कर लोक सेवा आयोग के सदस्य या अध्यक्ष ही डीपीसी के अध्यक्ष होते हैं, पीएससी से। हाँ, बाकी पदों जैसे तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के लिए समिति की संरचना सेवा भर्ती नियमों की अनुसूची 4 में ही दी गई होती है। अच्छा। इसके अलावा आजकल जो क्रमोन्नति या समयमान वेतनमान मिलते हैं ना, हाँ, टाइम बाउंड प्रमोशन, हाँ, उनके लिए भी छानबीन समितियां मतलब स्क्रीनिंग कमिटीज बनती हैं। उनकी संरचना भी लगभग डीपीसी जैसी ही होती है और वो भी अक्सर इन्हीं नियमों या संबंधित सरकारी आदेशों में निर्धारित होती है। आपने लगभग सभी तकनीकी पहलुओं को छू लिया है, बहुत अच्छे से समझाया। जी। सामग्री के अंत में एक बड़ी दिलचस्प गतिविधि का जिक्र था, वो गुब्बारे और टूथपिक वाली। हाँ, याद है। उसे यहाँ दोहराना शायद रोचक होगा। उसका क्या संदर्भ था? हाँ, वो एक क्या कहते हैं, टीम बिल्डिंग या व्यवहार परख गतिविधि जैसी थी, जैसा सामग्री में बताया गया। प्रतिभागियों को एक एक गुब्बारा दिया गया और एक टूथपिक दी गई। एक गुब्बारा, एक टूथपिक। हाँ, और उनसे कहा गया कि खेल के अंत में जिसके हाथ में फूला हुआ गुब्बारा बचा रहेगा वही विजेता होगा। अच्छा, और नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि लगभग सबने तुरंत एक दूसरे के गुब्बारे फोड़ने शुरू कर दिए। अरे हाँ, ये सोचकर कि दूसरे को हराकर ही जीता जा सकता है, जबकि निर्देश में ऐसा कुछ नहीं कहा गया था। अगर कोई किसी का गुब्बारा नहीं फोड़ता तो सैद्धांतिक रूप से सभी के गुब्बारे बच सकते थे और सभी जीत सकते थे। हाँ, ये तो सही है। तो इसका गहरा संदेश क्या था, खासकर सरकारी कामकाज के संदर्भ में? संदेश जैसा सामग्री में प्रस्तुत किया गया ये था कि हम अक्सर एक शून्य योग खेल यानी जीरो सम गेम वाली मानसिकता में काम करते हैं। जीरो सम गेम? हाँ, मतलब हमें लगता है कि किसी और का नुकसान ही हमारा फायदा है या जीतने के लिए किसी और का हारना जरूरी है। ये सोच तो होती है कई बार। बिल्कुल, ये मानसिकता दफ्तरों में, सहकर्मियों के बीच, विभागों के बीच, यहाँ तक कि हमारे निजी जीवन और बड़े स्तर पर देशों के बीच भी दिखती है। हाँ। एक दूसरे को नीचा दिखाने या पीछे खींचने की कोशिश में हम सब मिलकर नीचे चले जाते हैं। हाँ। जबकि सहयोग करके, एक दूसरे का समर्थन करके शायद सब मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। जैसा कि कहा जाता ना, अकेले हम एक धागा हैं, पर मिल जाएं तो चादर बन सकते हैं। वाह। ये नियमों और प्रक्रियाओं की दुनिया में मानवीय व्यवहार और मानसिकता पर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी थी। वाकई, नियमों की जटिलता के बीच ये मानवीय पहलू सोचने पर मजबूर करता है। जी। तो आज हमने इस प्रशिक्षण सामग्री के आधार पर परिवीक्षा अवधि और स्टाइपेंड के नए नियमों पर बात की। हाँ। स्थायीकरण की घटती प्रासंगिकता पर भी। बिल्कुल। वरीयता सूचियों के निर्माण और रखरखाव की चुनौतियां, वरिष्ठता निर्धारण के विभिन्न पेच और पदोन्नति के वो 2 मुख्य पैमाने, वरिष्ठता स उपयुक्तता और योग्यता सह वरिष्ठता, उनके बीच का अंतर भी समझा। हाँ, और सेवा भर्ती नियमों की संरचना और उनके कानूनी महत्व जैसे कई अहम मुद्दों पर बात की। हमने देखा कि कैसे ये नियम जमीनी हकीकत में काम करते हैं या कभी-कभी नहीं भी करते। और इसी से जुड़ा एक विचारणीय प्रश्न उठता है जो शायद श्रोता खुद से पूछ सकते हैं। इन तमाम नियमों और प्रक्रियाओं की जानकारी या फिर सामग्री में बताई गई वो गुब्बारे वाली मानसिकता, ये सरकारी सेवाओं में रोजमर्रा के कामकाज, आपसी व्यवहार और व्यक्तिगत करियर की प्रगति को असल में कैसे प्रभावित करती है? क्या ये पूरी व्यवस्था वास्तव में योग्यता और प्रदर्शन को पुरस्कृत करती है या अनजाने में सिर्फ नियमों के पालन या वो जो कहते हैं आपसी प्रतिस्पर्धा को ही बढ़ावा देती है? इस पर विचार करना दिलचस्प होगा। बिल्कुल।
एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल छोड़ा है आपने सोचने के लिए। इस गहन चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।